गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। तो यहाँ पर आपके जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है और सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका टाइम टेबल है आपकी क्लासेस का वो भी आपसे यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया कि आपकी कौन सी क्लासेस किस दिन चलती हैं और आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो सारा कुछ वहाँ पर आपको बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो आपका गद्य खंड का लेसन फर्स्ट है मित्रता, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपका ये जो ये लेसन है इस लेसन का ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पर हम आज के आपका जो लेसन है मित्रता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका ये लेसन है मित्रता, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इसके राइटर हैं। तो इससे पहले मैंने आपकी जब हिंदी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में। तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको अगर किसी भी राइटर की किसी भी लेखक की जीवनी लिखनी है उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको जीवनी में ऐड करनी चाहिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपके हिंदी की क्लासेस की, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। तो आप वहाँ पर जाएंगे, आपको इजी से सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ पर आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जितनी भी हिंदी की अभी तक वीडियो हुई हैं, जो भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं और जीवनी वगैरह पढ़ाई हैं, सारा कुछ वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो आपका लेसन फर्स्ट है मित्रता, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सारे मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका एक गद्यांश दिया गया है और आपका जो ये गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। आपका गद्यांश यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो आपका यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो आपका ये गद्यांश दिया गया इसका संदर्भ आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ जो है वो इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आपका इस गद्यांश में कुछ लाइन के नीचे आपका यहाँ पर अंडरलाइन की गई है। तो जिस जिस अंश के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपका कहाँ तक आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मान लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक की व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है क्योंकि इसी के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया गया है। तो आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस लाइन के नीचे आपका रेखा खींची गई है उसी की आपको यहाँ पर व्याख्या बतानी है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या आपकी क्या होगी।
तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं। तो जो आपके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग जो है वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं। तो फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसे चाहे जो रूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता बना दे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो लोगों की तुलना किससे कर रहे हैं? लोगों की तुलना वो कर रहे हैं कच्ची मिट्टी से। तो कच्ची मिट्टी की जब भी, जैसे कि कच्ची मिट्टी होती है, जब वो कच्ची मिट्टी होती है तो आप उसकी आप जो भी आकृति बनाना चाहें वो आकृति बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है वो मनुष्य होता है, जब वो छोटा होता है, मनुष्य जब छोटा होता है तो वो भी एकदम कच्ची मिट्टी की तरह ही होता है। अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अच्छा व्यवहार करेगा, और अगर ख़राब चीज़ें डालेंगे तो वो ख़राब व्यवहार करेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि जिसे चाहे वो जो स्वरूप दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता बना दे। ये बात यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि बाल्य अवस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि बाल्य अवस्था, यानी जब इंसान जो होता है, जब वो अपनी बाल्य अवस्था में होता है तो उसका जो चित्त होता है, जो उसका मन होता है, बहुत ही कोमल होता है और वो हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है। यानी जब लोग होते हैं, जब बच्चे बनते हैं, जब अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो उनका हृदय जो है वो बहुत ही कोमल होता है। उनको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो उस चीज़ों को सच मान लेते हैं और उसी के अनुसार बाकी चीज़ें वो समझते हैं। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जिस तरह से कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति जब बनाते हैं तो उसको आप, अगर कच्ची मिट्टी है, आप उसको जो भी आकृति देना चाहेंगे आप वो आकृति उसमें दे देंगे। तो ठीक उसी तरह से जब मनुष्य अपनी बाल्य अवस्था में होता है तो उसे भी आप जो भी संस्कार आप देंगे बच्चे के अंदर, वही संस्कार वो मानेगा। अगर आप उसे अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी बातें बताएंगे तो अच्छी बात मानेगा। अगर आप उसके अंदर बुरी चीज़ें, बुरी आदतें डाल देंगे तो वो बुरा बन जाएगा। यही पर लेखक जो है वो आपके यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। यानी जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो उनकी बुद्धि उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उन्हें जो भी चीज़ें, जो भी लोग उनके मम्मी पापा या जो भी उनके बड़े होते हैं जो उनको बता देते हैं वही चीज़ वो मान लेते हैं। उनके अंदर इतनी सोचने की, इतने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो यहीं पर लेखक आपके यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। यही पर लेखक जो वो है यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके बाद लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी बाल अवस्था में है, तो अगर बाल अवस्था में ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो अधिक दृढ़ संकल्प के हों, यानी बहुत ज़्यादा वो अपनी बातों पर अडिग रहने वाले हों, अपनी बातों से हटने वाले ना हो। तो ऐसे लोगों से जो है वो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यही लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अगर हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप अपनी बाल अवस्था में अगर बड़े आपसे कुछ भी कह देते हैं तो आप उसको मान लेते हैं, आप उनसे विरोध नहीं करते हैं, ना आप उनसे उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान बाल अवस्था में होता है तो उसका हृदय जो होता है, उसका जो मन होता है बहुत ही कोमल होता है और उसमें सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है। तो इसीलिए जो है वो उनकी बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो यही बात पर जो है वो यही सारी चीज़ें जो है लेखक यहाँ पर आपके कहना चाह रहे हैं कि जो बाल अवस्था होती है, जब लोग होते हैं उनकी, जब वो अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो उनका जो हृदय होता है, जो उनका मन होता है वो कच्ची मिट्टी की भांति होता है। तो अगर जिस तरह से कच्ची मिट्टी को हम किसी भी रूप में, किसी भी आकृति में या किसी भी मूर्ति में उसको बना सकते हैं, तो उसी तरह से बाल अवस्था में जो भी लोग होते हैं, अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो उनको जिस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, जिस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, जिस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है, वो उसी प्रकार में ढलते चले जाते हैं। अगर आप उन्हें अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे चलकर एक सफल इंसान बनते हैं, सफल अपनी ज़िंदगी में आगे सफल होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बुरा संस्कार देंगे, बुरी चीज़ें उन्हें बताएंगे तो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में अपनी
लाइफ में बढ़ेंगे नहीं और असफलता ही उनको हमेशा मिलती रहेगी। यही सारी चीज़ें जो है लेखक आपको इस गद्यांश के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी गद्यांश था मैंने आपको यहाँ पर उसकी व्याख्या बता दी डिटेल में। जितने भी आपके गद्यांश जो भी अंडरलाइन किए हुए थे उसकी व्याख्या आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बतानी थी, तो आपको मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या बता दी। आपसे ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ये आपसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। क्या पूछा गया है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो अभी मैंने आपको व्याख्या में भी यही सारी चीज़ें समझाई, तो आई होप आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सा गद्यांश आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है कि विश्वास मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। क्या पूछा गया आपसे? कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ये आपसे यहाँ पे आपका यहाँ पर ये गद्यांश है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कि विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये आपका यहाँ पर ये गद्यांश आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए हम वो देख लेते हैं। और आपका जो ये गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 और 2016 में आपका ये पूछा गया है। अब चलिए इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको यहाँ पर इसका संदर्भ बताना है। तो क्योंकि आपका ये एक ही लेसन का गद्यांश आपका पूछा गया है तो जितने भी आपके यहाँ पर गद्यांश पूछे जाएंगे सभी का संदर्भ जो है वो एक ही हो जाएगा। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका उत्तर भी हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना था, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका इस गद्यांश में जिस भी आपके अंश के नीचे आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उसकी आपको व्याख्या यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो आपका जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है, आपके पास एक सच्चा मित्र है, तो आपको अपने जीवन के निर्वाह में बहुत ही सहायता मिलेगी अगर आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा मित्र है। यहीं पर आपके ये लेखक यही बातें कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। तो लेखक जो है वो सच्चे मित्र की तुलना किससे कर रहे हैं? तो लेखक जो है वो सच्चे मित्र की तुलना एक उत्तम वैद्य से कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सच्चे मित्र की तुलना जो है वो उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। ये लेखक आपके यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है कि वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों
को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। तो इसके बाद आपके लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक आपके यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में एक सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, तो आपकी अच्छाई और बुराई को परखेगा और आपको कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने में आपकी मदद भी करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी करेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा मित्र है, जैसे कि आप हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, तो हमेशा आपकी अच्छाइयाँ आपको बताएगा, और अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो उसको भी बताएगा और आपको वो तरीका भी बताएगा कि आप अपनी इस बुराई को किस तरह से दूर करें, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएगा और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहयोग भी करेगा अगर आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा मित्र है। तो यही लेखक आपके यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, और लेखक ने जो है सच्चे मित्र की तुलना आपकी जो है वो एक उत्तम वैद्य से की है। तो यहाँ पर ये लेखक आपके यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना ही नहीं, सच्चा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। इसके बाद लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे आपकी माँ होती हैं, माँ जो होती हैं वो धैर्यवान होती हैं, उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में एक सच्चा मित्र है तो वो भी आपकी माँ की तरह ही वो भी धैर्यवान होता है, अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो। व्यवहार में कोमल होता है, जैसे आपकी माँ होती हैं व्यवहार में कोमल होती हैं, वो जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों से किस तरह से प्यार से बोलती हैं, किस तरह से उन्हें अपने बच्चों को सारी बातें अच्छे से प्यार से समझाती हैं। अगर आपकी लाइफ में भी इस सच्चा मित्र होगा, वो भी, उसका भी व्यवहार माँ के जैसा कोमल होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति हो, पर कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो लेखक ने यहाँ पहले तो तुलना सच्चे मित्र की तुलना किससे की? सच्चे मित्र की तुलना उन्होंने पहले उत्तम वैद्य से की। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। उसके बाद उन्होंने, जो आपके लेखक हैं, उन्होंने सच्चे मित्र की तुलना किससे की? सच्चे मित्र की तुलना माँ से की। जिस तरह से माँ, जैसे माँ होती है वो कितनी धैर्यवान होती है, वो कितने, उसका व्यवहार जो है बहुत ही कोमल होता है, वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं माँ अपने बच्चों को प्यार से समझाती है उन्हें। और वो माँ जो, जैसे माँ अपने बच्चों को कभी कोई दुख में नहीं देख सकती, किसी भी दुख में नहीं देख सकती, उसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा मित्र है तो वो भी आपको आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लेखक ने बताई है। और इसके बाद लेखक अंत में क्या कह रहे हैं? अंत में आपके लेखक कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो लेखक आपको कह रहे हैं कि ऐसे जैसी सारी चीज़ें यहाँ पर जो बताई गई हैं, तो सच्चे मित्र की जो भी आपके यहाँ पे उन्होंने गुण बताए हैं, वैसे ही मित्रता करने का प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या जो है कंप्लीट हो जाती है। जितने भी आपके यहाँ पर अंडरलाइन वाली अंश था वह आपका, वहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर मैंने व्याख्या आपको अच्छे से डिटेल में बता दी है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछा गया अथवा करके आपसे क्या पूछा गया कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ अथवा करके कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। तो आपका यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। फिर आपका लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया था? फिर इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे हो जाए कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना जो है उत्तम वैद्य से की है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, जब आपको यहाँ पर व्याख्या बताई थी डिटेल में, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि लेखक ने जो है वो सच्चे मित्र की जो तुलना है वो
सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? उत्तम वैद्य से की है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, तो लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना जो है उत्तम वैद्य से की है। तो ये आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला गद्यांश आपका यहाँ पे क्या दिया गया है। तो अगला आपका यहाँ पे दिया गया है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हमें स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, और ये गद्यांश भी आपका यहाँ पे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 और 17 में पूछा जा चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका सेम ही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो संदर्भ है, संदर्भ आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका इसका संदर्भ हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका यहाँ पर ये पूछा गया। तो आपका यहाँ पर जो भी आपका गद्यांश दिया गया है, आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक इसके नीचे अंडरलाइन की गई, तो इसी की आपको यहाँ पर व्याख्या बतानी है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान ले तो यह बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। क्या लिखा हुआ है कि मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है, जिससे हम स्नेह ना कर सके वह कदापि मित्र नहीं है। तो लेखक आपके यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रशंसनीय व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति है अगर आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, आपको बहुत अच्छा आपके बारे में बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सच्चा मित्र ही है। अगर आप उसको अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यहीं पर आपका यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपके लेखक क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि मित्रता में स्नेह का होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि मित्रता में जो है स्नेह का होना आवश्यक है। ये आपकी यहाँ पर उन्होंने बात कही है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा कि जिससे हम स्नेह ना कर सके वह कदापि मित्र नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त है, आपकी झूठी मूठी तारीफ़ कर रहा है, आपके बारे में झूठी मूठी तारीफ़ करके आपको कह रहा है, तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो आपको दिल से प्यार करे, दिल से आपके बारे में फ़िक्र करे, दिल से आपके बारे में सोचे, बस ऊपर से ना सोचे। यही बात आपके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते हैं और उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहते हैं। तो जैसे भी कोई भी जो आपके मित्र होते हैं, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रशंसा कोई करता है झूठी मूठी, और वो प्रशंसा क्यों करते हैं आपकी, ताकि वो आपसे अपने छोटे मोटे काम निकलवा सकें। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आपके सच्चे मित्र नहीं होते हैं। यही आपके लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें। तो जो आपके ऊपरी दिखावे वाले मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी ऊपर तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मन ही मन में आपकी तरक्की से, आपकी उन्नति से जलते हैं और आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और आपकी हानि की कामना करते हैं। यही चीज़ें हैं जो है लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र है, आपसे मन ही मन आप घृणा कर रहा है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो आपका सच्चा मित्र, वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है।
तो यहाँ पर इसके बाद लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है, यानी जो भी सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहता है। वो एक पथ प्रदर्शक की तरफ होता है। जो हमारा सच्चा मित्र होगा, अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई सच्चा मित्र होगा तो आपको हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कहेगा और आपको हमेशा वो यही चाहेगा कि आप हमेशा आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें और उन्नति के शिखर तक पहुँचे। तो ये आपका सच्चा मित्र यही चाहेगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं उनके बीच परस्पर क्या होती है, सहानुभूति होती है, यानी वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनको वो आपके मतलब चेहरा देख कर ही समझ जाते हैं कि वो हमारा मित्र दुखी है, हमारा मित्र खुश है। जो सच्चे मित्र होते हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि परस्पर विश्वास होता है, मित्र तो भाई के समान होता है। तो इसके बाद लेखक क्या कर रहे हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास होता है और वो भाई के समान होते हैं और गहरी एकता होती है। तो जो सच्चे मित्र होते हैं उनके अंदर जो है वो परस्पर जो है वो विश्वास रहता है एक दूसरे के ऊपर और उनकी गहरी एकता भी होती है और वो प्रिय के पात्र भी होते हैं एक दूसरे के। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद फिर कह रहे हैं कि अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझे। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर आपका मित्र जब सच्चा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिल के करीब होता है। अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वो समझता है कि मेरा नुकसान हुआ। अगर आपका कोई आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत लाभ होता है तो जो सच्चा मित्र है वो समझेगा कि मेरा लाभ हुआ है। तो यहीं पर आपके लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपके खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में दुखी होते हैं। यही बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपके दुख में दुखी होते हैं और आपके सुख में सुख होते हैं। यही सच्चे मित्र की पहचान होती है। यहीं पर आपके लेखक जो हैं वो यही कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। यानी क्या कह रहे हैं मित्र आपके यहाँ पर लेखक कि अगर मित्रता आपकी अगर सच्ची है तो जरूरी नहीं कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपका सच्चा मित्र भी करे, या आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपका सच्चा मित्र करे, ऐसा जरूरी नहीं है। सच्चा मित्र बनने के लिए ये गुण होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये लेखक आपके कह रहे हैं कि मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। तो आपके लेखक यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर कुल मिलाकर सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र आपका कैसा होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको इस व्याख्या में बताई गई हैं। तो आपके यहाँ पर व्याख्या की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है, आपका यहाँ पे तीसरा, और तीसरे में आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मित्र किसे कहते हैं। आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, मित्र किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को हम मित्र कहते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना यहाँ पे कि मित्र किसे कहते हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक के हानि का लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। यह आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आपका सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट व्याख्या यहाँ पे कौन सी दी गई है। नेक्स्ट आपका गद्यांश यहाँ पे कौन सा दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद का अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो ये आपका यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। अब इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछा ही जाएगा आपका। तो संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर जो भी गद्यांश आपका यहाँ पे देखिए जिस भी के नीचे आपका यहाँ पर अंडरलाइन की गई है उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अंडरलाइन किया गया है। तो अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। क्या कहा गया है कि आपका कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो, यह धारणा उचित नहीं है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे लेखक कि अगर कोई व्यक्ति मतलब आपका एक ही समान हो, एक ही स्वभाव का हो या समान जो क्वालिटी आपके अंदर है, जरूरी नहीं कि आपके सच्चे मित्र के अंदर भी वही क्वालिटी हो, यह धारणा मानना उचित नहीं है, ऐसा आपके लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो क्वालिटी आपके अंदर पाई जा रही है वही क्वालिटी आपके मित्र के अंदर, आपके दोस्त के अंदर हो, तभी आप उससे दोस्ती करें। तो ऐसी धारणा मानना उचित नहीं है। यहीं पर आपका यही चीज़ लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। क्या लिखा हुआ है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके विपरीत स्वभाव वाले होते हैं या विपरीत रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति दुखी है बहुत ज़्यादा, तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मित्र आ जाए जो मेरे दुख को कम कर सके और मुझे उत्साह दे सके, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके, वो ऐसा सोचेगा। और इसके बाद जो व्यक्ति आपका दुखी है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मुझे इस दुख से निकाल सके। तो यहाँ पर यही बातें लेखक आपके यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो आपका यहाँ पर व्याख्या हो गई। आपके यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है और दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और समुद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता
देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश थे इस लेसन के वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, और जो भी व्याख्या आपकी यहाँ पे पूछी गई थी उसको भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, और जो भी व्याख्या आपकी लिखी गई है, जो भी आपके यहाँ पे व्याख्या पूछी गई है, उसको आप अच्छे से समझिए और अच्छे से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे गद्यांश थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं। अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।